नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी फरवरी माह में महानगरपालिका के आम चुनाव होने वाले हैं और इस बार 87 की बजाय 98 सदस्यों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। ऐसे में मनपा क्षेत्र अंतर्गत नए प्रभागों की रचना का काम विगत कुछ दिनों से चल रहा था। प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तय करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा अमरावती महानगरपालिका को 30 नवम्बर तक अवधि प्रदान की गई थी। ऐसे में मनपा के निर्वाचन विभाग द्वारा इस अवधि के भीतर यह कार्य पूर्ण करने का काम युद्ध स्तर पर किया गया और अब आज ही यह रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को पेश की जाएगी, ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा दी गई है। प्रभाग रचना तय करने हेतु आयुक्त द्वारा नियुक्त 8 सदस्यीय समिति ने पूरी गोपनीयता का पालन करते हुए यह काम पूर्ण किया। वहीं अब समिति के सदस्य अथवा विशेष दूत के जरिए यह प्रारूप निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया जाएगा। अमरावती शहर की जनसंख्या को 6,47,057 ग्राह्य मानते हुए 33 प्रभाग व 98 सदस्य तय किए गए हैं। चूँकि यह चुनाव 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से लिया जाना है, अतः 32 प्रभागों की सदस्य संख्या 3-3 रहेगी। वहीं एक प्रभाग 2 सदस्यीय रहेगा। हमारी जानकारी के मुताबिक 2 सदस्यीय प्रभाग रहने वाला यह प्रभाग बुधवारा क्षेत्र होगा। आरक्षण के लिए 1,11,433 अनुसूचित जाति व 15,955 अनुसूचित जमाती को ग्राह्य माना गया है और नए सिरे से तैयार की गई प्रभाग रचना के तहत प्रत्येक प्रभाग में 19 से 20 हजार की जनसंख्या का समावेश किया गया है। यद्यपि मनपा प्रशासन द्वारा प्रभाग रचना के कच्चे प्रारूप की रिपोर्ट को पूरी गोपनीयता के साथ तैयार किया गया, लेकिन मंडल न्यूज को बेहद विश्वस्त सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक इस बार केवल बुधवारा प्रभाग ही अकेला ऐसा प्रभाग होगा जहाँ पर केवल 2 सदस्य रहेंगे। इसके अलावा शेष 32 प्रभागों में 3-3 सदस्य रहेंगे। साथ ही मनपा प्रशासन द्वारा नए परिसीमन के तहत कई प्रभागों के इलाकों में काफी बड़ा उलटफेर भी किया गया है, जिससे कई मौजूदा नगर सेवकों को आगामी चुनाव में काफी हद तक चुनावी दिक्कतों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस बार वोटों के गणित व राजनीतिक समीकरणों में भी काफी उलटफेर दिखाई दे सकता है। हालांकि फिलहाल मनपा द्वारा प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे आज ही निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश कर दिया गया, जहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर प्राप्त होने वाली आपत्तियों व आक्षेपों को दूर करते हुए अंतिम प्रभाग रचना को मान्यता दी जाएगी। इसके बाद आरक्षण को लेकर ड्रॉ निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी से तय है कि 98 सदस्यीय मनपा के सदन में अगले चुनाव के बाद 49 महिला व 49 पुरुष पार्षद रहेंगे, जिसके लिए इच्छुकों द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही अब सभी की निगाहें मनपा प्रभाग रचना के अंतिम प्रारूप व आरक्षण के ड्रॉ की ओर लगी हुई है। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर अगली और संभवतः अंतिम सुनवाई आगामी 3 फरवरी को होगी, जब कोर्ट द्वारा इस याचिका का अंतिम तौर पर निपटारा किया जा सकता है। जिले के पूर्व सांसद व शिवसेना नेता आनंदराव अड़सुल द्वारा सांसद नवनीत राणा के जाति वैधता प्रमाण पत्र को मुंबई हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ फैसला देते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया और उन्हें अपना जाति वैधता प्रमाण पत्र सरेंडर करने के साथ ही आर्थिक जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया था, जिससे अमरावती संसदीय क्षेत्र की आरक्षित सीट से चुनाव जीतने वाली नवनीत राणा की संसद सदस्यता खतरे में पड़ गई थी। ऐसे में सांसद नवनीत राणा ने तुरंत ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी, जिस पर अब तक कई अलग अलग तारीखों पर सुनवाई हो चुकी है। इस याचिका पर आज भी सुनवाई के दौरान सांसद नवनीत राणा के वकीलों की ओर से युक्तिवाद किया गया, जिसके बाद अदालत द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई हेतु 3 फरवरी 2022 की तारीख तय की गई। अनुमान है कि संभवतः अगली तारीख पर कोर्ट द्वारा इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए इस याचिका का निपटारा कर दिया जाएगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें 3 फरवरी को अदालत द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले की ओर लगी हुई हैं। इस समय यद्यपि कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन दुनिया के सामने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन नामक नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कोविड वायरस की तीसरी लहर न आ पाए, इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा अमरावती जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सभी नागरिकों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने का आह्वान किया गया है और कुछ प्रतिबंधों को भी लागू किया गया है। इस अधिसूचना के मुताबिक सिनेमा हॉल, नाट्यगृह व मंगल कार्यालय सहित किसी भी तरह के सभागृह में केवल 50% उपस्थिति के साथ आयोजन को अनुमति दी जाएगी। वहीं पूरी तरह से खुली जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में उस जगह की 25% क्षमता के साथ आयोजन को अनुमति दी जाएगी। साथ ही किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 1000 से अधिक रहने पर स्थानीय आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण को इसकी जानकारी देना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों सहित इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सभी लोगों का कोविड टीकाकरण पूर्ण रहना भी बेहद अनिवार्य किया गया है।
जिलाधीश पवनीत कौर ने इस अधिसूचना में कहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर व कोविड त्रिसूत्री नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 500 रुपए के दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसी संस्था या आस्थापना के अधिकार क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित संस्था या आस्थापना के खिलाफ 10,000 रुपए के दंड का प्रावधान है। इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रतिबंधों में स्थिति के अनुरूप स्थानीय स्तर पर कटौती या वृद्धि की जा सकती है। विगत 12 व 13 नवंबर को अमरावती शहर में हुई हिंसा व तोड़फोड़ की पृष्ठभूमि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर किरीट सोमैया आज मंगलवार 30 नवंबर को अमरावती शहर के दौरे पर पहुंचे, जिसके तहत शहर में कुछ स्थानों को भेंट देने के साथ ही उन्होंने यहां पर एक पत्रवार्ता को भी संबोधित किया, जिसमें भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि आज यदि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो कांग्रेस व राकापा की समाज विघातक ताकतों के साथ हाथ मिलाकर हिंदू समाज पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई होती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विगत 13 नवंबर को अमरावती शहर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में स्थानीय लोगों द्वारा सुनाए गए अनुभव बेहद भयावह हैं और उन अनुभवों को सुनकर ही डर लगता है। अमरावती में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना ठाकरे सरकार के मुख्य संबंधी और समर्थन से 12 तारीख को दंगा फैला 3 शहरों में, जहां पर रजा अकादमी और इन नेताओं की मुख्य संबंधी से जो जुलूस निकले उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आज अमरावती में आया, मैंने शनि मंदिर परिसर, हनुमान मंदिर, वहां के लोगों से मुलाकात की। मंदिर के दोनों पुजारी के, इसका पैर है, इसका हाथ, तो ये मंदिर के पुजारी की हत्या करने का कारस्तान करने वाले लोग आज तक बाहर क्यों घूम रहे हैं? सोमैया के मुताबिक सक्करसाद परिसर स्थित शनि मंदिर में तोड़फोड़ करने के साथ ही इस मंदिर के दोनों पुजारियों की हत्या करने का प्रयास किया गया और परिसर में स्थित घरों की ऊपरी मंजिल पर चढ़कर महिलाओं तक पर हमले का प्रयास किया गया। इसके बावजूद राज्य सरकार में शामिल मंत्रियों व नेताओं द्वारा हिंदुओं को ही आरोपियों के कटघरे में खड़ा करते हुए कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र व राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं। किंतु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भले ही वे सत्ता की लालच और पद की लालसा में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता कर बैठे हैं, किंतु भाजपाइयों द्वारा महाराष्ट्र की अस्मिता व हिंदू हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समय भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि राज्य सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री या तो जेल में हैं या बेल पर चल रहे हैं। साथ ही 1 वर्ष के दौरान इस सरकार के 100 से अधिक घोटालों को वे उजागर कर चुके हैं और विगत दिनों ही उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी रहने वाले शिवसेना के एक मंत्री सहित इस सरकार के 4 बड़े मंत्रियों के खिलाफ अलग अलग जांच एजेंसियों के पास सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है, जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई शुरू हो सकती है। इन 4 मंत्रियों में विदर्भ क्षेत्र से वास्ता रखने वाले कांग्रेस के एक कैबिनेट मंत्री का भी समावेश है, जिसके खिलाफ जल्द ही छापे की खबर सामने आएगी। तो ठाकरे सरकार यानी घोटालों की सरकार आने वाले कुछ दिनों में मैं ठाकरे सरकार के 4 मंत्री नेताओं के नए घोटाले उजागर करने वाला हूं, जिसमें से 2 शिवसेना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के मित्र परिवार के सदस्य हैं, एक विदर्भ के कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर है और 4थे एनसीपी के हैं। 31 दिसंबर तक अभी तक 28 घोटाले बाहर आए हैं, 12 बड़े घोटाले मैं 31 दिसंबर तक जनता के सामने रखूंगा। एक दिवसीय दौरे पर आज अमरावती पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सर्वप्रथम सर्किट हाउस पर पहुंचकर भाजपा के स्थानीय नेताओं व पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए विगत 12 व 13 नवंबर को घटित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। पश्चात वे साईनगर स्थित महापौर चेतन गावंडे के निजी आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अल्पाहार करने के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उनकी भावनाओं को जाना। तदोपरांत उन्होंने साईनगर परिसर स्थित भक्तिधाम मंदिर को भेंट दी। इसके पश्चात स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों के साथ पूर्व सांसद किरीट सोमैया छत्रपुरी बालाजी खिड़की परिसर स्थित शनि मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शनि मंदिर के दोनों पुजारियों संजय शर्मा व दीपक शर्मा से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना और घटित घटना के बारे में जानकारी प्राप्त। साथ ही शनि मंदिर परिसर का मुआयना करते हुए उन्होंने इस परिसर में रहने वाले लोगों से 13 नवंबर को हुई घटनाओं का ब्यौरा प्राप्त किया। इस समय क्षेत्र की महिलाओं ने भाजपा नेता किरीट सोमैया से बात करते हुए उन्हें अपनी आपबीती भी सुनाई।
पॉलिटिशियन सर आकर देखकर जा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। सर यहाँ से पूरा एरिया पूरा चालीस चौके पूरा मुसलमान एरिया अभी यहाँ पर ऊपर भी गए वो ये तो अंदर थे सर, जैसे गेट को पकड़े दरवाजे हमको ये कैसे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा महिला आर्थिक विकास महामंडल के संयुक्त तत्वाधान में महिला बचत गुटों को उद्योग निर्मित के लिए कर्ज वितरण हेतु समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि महिला बचत गुटों की वजह से महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं और उनमें वित्तीय साक्षरता भी बढ़ रही है। साथ ही महिला बचत गुटों को सुलभ कर्ज उपलब्ध कराने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किए जा रहे प्रयास बेहद प्रशंसनीय है। महिलांनी तयार राहावं अशी मी त्यांना विनंती करीत आहे। आज कर्ज वाटप होत आहे आणि जवळपास 582 गटांना आज SBI आणि माविमच्या अंतर्गत 8,13,00,000 रुपये एवढं कर्ज वाटप होत आहे। 546 गट हे ग्रामीण भागातले आहेत आणि 36 गटांना हे शहरी भागातले आहेत, बरोबर। गत रोज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जिला परिषद व पंचायत समितियों की सदस्य संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ऐसे में अमरावती जिला परिषद में 59 की बजाय 66 सदस्य चुने जाएंगे। साथ ही विदर्भ क्षेत्र की सभी जिला परिषदों में सदस्य संख्या बढ़ेगी, जिसमें सर्वाधिक 69 सदस्य यवतमाल जिला परिषद में रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा इससे पहले की गई घोषणा के मुताबिक कल बुधवार 1 दिसंबर को राज्य की सभी शालाओं में ऑफलाइन पढ़ाई का काम शुरू हो जाएगा, जिसके तहत कक्षा पहली से लेकर आगे की सभी कक्षाओं को खोले जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में कल से शहर सहित जिले की सभी शालाओं में शालेय घंटी सुनाई देगी और शालाओं में अब नौनिहालों की मौजूदगी भी दिखाई देगी। हालांकि यह अभी तय नहीं है कि मौजूदा स्थिति में कितने अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो पाते हैं, क्योंकि दुनिया भर से कोविड वायरस के नए स्वरूप को लेकर मिल रही खबरों को देखते हुए अभिभावकों में इस वायरस को लेकर काफी हद तक चिंता का माहौल है। जारी नवंबर माह के दौरान अमरावती शहर से जिले में 1,03,931 लोगों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगवाया गया, जिसमें अमरावती शहर के 98,054 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 5,887 लोगों का समावेश है। सबसे खास बात यह रही कि अमरावती शहर में 28 नवंबर को एक दिन के दौरान 12,099 तथा सोमवार 29 नवंबर को 16,195 नागरिकों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगाया। यह विगत जनवरी माह से चल रहे टीकाकरण अभियान के दौरान अब तक का सर्वाधिक और रिकॉर्ड आंकड़ा है। जैसे जैसे कोविड संक्रमण का असर कम होना शुरू हुआ था, वैसे वैसे आम लोगों में भी टीकाकरण को लेकर उत्साह घटने लगा था और टीकाकरण की रफ्तार सुस्त हो गई थी। हालांकि इस दौरान टीकाकरण के अपेक्षित लक्ष्य को पूरा करने हेतु सरकार व प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागृति करने के साथ ही हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा था, जिसे काफी हद तक प्रतिसाद भी मिल रहा था। लेकिन विगत 2-3 दिनों से जैसे ही दुनिया के कई देशों में कोविड संक्रमण के नए स्ट्रेन का खतरा सामने आया, वैसे ही अब लोगों में एक बार फिर टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ गई है और अब बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम हो रहा है, जिसके तहत अब जगह जगह पर टीकाकरण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। शहर में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को साध्य करने हेतु चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को मिल रहे प्रतिसाद पर समाधान व्यक्त करते हुए निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने कहा कि मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास तथा अन्य विभागों से मिल रहे सहयोग के चलते अपेक्षित लक्ष्य के पास पहुंचना संभव हुआ है, जिसके लिए वे सभी के प्रति आभारी हैं। विगत 13 नवंबर को अमरावती शहर में हुई हिंसा व तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर कई दिग्गज नेताओं सहित भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ शहर पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया था, जिसके तहत सभी नामजद लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसमें से कई नेताओं को गिरफ्तारी के बाद जमानत भी मिल गई थी। किंतु इसके बाद भाजपा नेताओं के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने को लेकर अन्य कई मामले भी दर्ज किए गए थे, जिसमें गत रोज अदालत द्वारा भाजपा नेताओं को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देना मंजूर किया गया। ऐसे में पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता, प्रवीण पोटे पाटिल व डॉक्टर अनिल बोंडे सहित मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती व भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी दिगड़े को अदालत से राहत मिली है। शहर के फेरी वालों को जल्द ही व्यवसाय करने के लिए स्थायी तौर पर जगह दी जाएगी, जिसके लिए शहर में 32 स्थानों का चयन किया गया है। मनपा प्रशासन तथा हॉकर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे करते हुए इन जगहों का चयन किया गया। ऐसे में अब शहर के भीड़भाड़ वाले रास्तों, बाजारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने हॉकर्स को दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी।
बडनेरा से नांदगांव खंडेश्वर होते हुए यवतमाल की ओर जाने वाला रास्ता इन दिनों काफी खस्ता हाल है, किंतु जब राज्यपाल का दौरा आयोजित हुआ तब एक ही रात में एक ओर के रास्ते को पूरी तरह से चकाचक कर दिया गया, लेकिन दूसरी ओर का रास्ता वैसे ही खस्ता हाल छोड़ दिया गया। निर्माण कार्य विभाग की इस दोगली नीति के खिलाफ युवा सेना के पूर्व जिला प्रमुख प्रकाश मारोटकर व कार्यकर्ताओं द्वारा आवाज उठाते हुए निर्माण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता को बेशरम का पौधा भेंट दिया गया और रास्ते के दूसरे ओर को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की गई। कल 1 दिसंबर को जिले में विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान जिले की विभिन्न संस्थाओं के अलावा सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न जन जागृति वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर ऑनलाइन तरीके से विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। भीम ब्रिगेड संगठन द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में मांग की गई कि बहादुरपुर रोड व पुल का काम तत्काल पूरा किया जाए, क्योंकि इस रास्ते और पुल के खस्ताहाल रहने की वजह से क्षेत्रवासियों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया, वहीं 4 मरीज कोविड मुक्त होकर कोविड अस्पताल से अपने घर लौटे। इस समय जिले में कुल 11 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 5 व ग्रामीण क्षेत्र के 6 मरीजों का समावेश है, जिनमें से केवल 1 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 4 व ग्रामीण क्षेत्र में 6 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 582 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा तथा अचलपुर पुलिस की टीम ने सोमवार की रात छापामार कार्रवाई करते हुए एक महिला के घर से 4 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है। अचलपुर शहर के पीर बावनपुरा मोहल्ले में रहने वाली महिला के घर यह कार्रवाई की गई। बरामद किए गए गांजे का मूल्य 43,000 रुपये आंका गया है। हत्या के अपराध में जमानत पर छूटते ही नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले एक शातिर बदमाश को ग्रामीण एलसीबी और बेनोडा पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया। आरोपी का नाम अनिल कुशराम बताया गया है, जो विगत दिनों लखारा के खेत में काम करने वाले मजदूर की नाबालिग बेटी को चॉकलेट का लालच दिखाकर घर से भगा ले गया था। सीपी स्क्वाड की टीम ने गत रोज बडनेरा के सहारा होटल के पास चल रहे सन्मार्ग मनोरंजन क्लब में खेले जा रहे जुए पर कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों के पास से 3 कार, 2 दुपहिया, 7 मोबाइल व 82,000 की नगद राशि समेत 21 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने आज मंगलवार को गौवंश की तस्करी करने वाले लोगों पर अपराध दर्ज किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने पोहरा ग्राम के पास खड़े टाटा विस्टा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन की पिछली सीट पर 2 गाय व 1 बछड़ा बंधे हुए दिखाई दिए, जिन्हें तुरंत छुड़ाकर दस्तूर नगर के गोरक्षण में भेज दिया गया। वहीं फरार वाहन चालक व उसके 2 साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। नागपुर के नंदनवन पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर रहने वाली सेवानिवृत्त महिला चिकित्सक डॉक्टर देवकी बोबड़े की विगत शनिवार 27 नवंबर को कुर्सी से हाथ पांव बांधकर गला चीरते हुए नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। पश्चात नंदनवन पुलिस ने इस मामले में बड़ी तेजी से जांच करते हुए डॉक्टर देवकी बोबड़े के ही नाती मितेश पाजभाई को गिरफ्तार किया, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस हत्याकांड के चलते नागपुर शहर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।